फिर वो घड़ी आ ही गई जिसका इंतज़ार था। तो दोस्तों, मेरा नाम है लोकेश सैनी और मैं आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने जा रहे हैं फाइनल ईयर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उनकी। हमने अब तक ये जान लिया होगा कि एग्ज़ाम किस तरीके का आएगा, एग्ज़ाम का क्या पैटर्न होगा, वो मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ वो सबने देख ली होगी। अगर किसी ने नहीं देखी होगी तो वो ऊपर आई बटन है, उस पर जाके क्लिक करिए और वहाँ पे देख सकता है। आज हम बात करने जा रहे हैं पेपर के क्वेश्चनों की। पेपर नहीं है मेरे पास, पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पेपर नहीं है, पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज हम उन्हीं की डिस्कस करने जा रहे हैं, उन्हीं पर हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है। तो वैसे तो हर किसी के अलग अलग पेपर हैं, बीए के अलग है, बीएससी के अलग है, बीकॉम के अलग है, लेकिन हम आज बात कर रहे हैं बीएससी फाइनल ईयर के अकार्बनिक रसायन की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ठीक है। देखो, ज़्यादा बड़ा सिलेबस तो वैसे भी नहीं है, इनऑर्गेनिक का ज़्यादा बड़ा सिलेबस तो वैसे ही नहीं था। 1.5 घंटे का पेपर, 3 घंटे का पेपर 1.5 घंटे में ही हो जाता था, और अब तो 2 घंटे का पेपर है। तो उम्मीद करता हूँ आप 1 घंटे में ही कर आओगे, लेकिन फिर भी मुझे पता है आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट बताने की ज़रूरत है। ठीक है। तो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए दही चीनी खाइए और मस्त रहिए, और जब एग्ज़ाम देने जाओ तब भी दही चीनी खा के जाना। ये दही चीनी मेरी तरफ से। ठीक है। तो खा लीजिए जल्दी जल्दी, फिर शुरू करते हैं। ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो बच्चों, हमारे पास इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट है। हमारे पास क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 5 यूनिट है। सबको पता है आपको, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो भर्तरी यूनिवर्सिटी हो, चाहे ब्रज यूनिवर्सिटी हो, सबके 5-5 यूनिट है। अब देखो, पहले क्या होता था, हर यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते थे जिनमें से एक करना होता था। लेकिन अब क्या कर दिया है, अब यूनिवर्सिटियों ने बोल दिया है आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं, कोई से भी तीन करने हैं। चाहे तो आप एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो एक यूनिट से 2 क्वेश्चन करना, कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपको आते हैं तो। ठीक है। लेकिन हम यहाँ बात करेंगे सभी यूनिटों की, यूनिट 1 से लेके यूनिट 5 की। ठीक है। तो अब देखो, हम बात करते हैं सबसे पहले यूनिट नंबर 1 की बात करते हैं। यूनिट नंबर 1 क्या है, HSAB, कठोर एवं मृदु अम्ल व क्षार। ठीक है। देखो, इस यूनिट में एक ही भाग है। आपको पता है हर यूनिट में 2 भाग होते हैं, और मैंने भी, जो बच्चे मुझसे पढ़े हुए हैं उनको मैंने बताया था कि एक यूनिट में 2 भाग होते हैं और आप एक कर जाया करिए। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक भाग है और उस भाग में से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। HSAB का एक भाग है और उस भाग में से भी 2 क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों देखो, मुझे यहाँ पे 3 टॉपिक बड़े शानदार लगते हैं, 3 टॉपिक बड़े शानदार लगते हैं जिनमें से क्वेश्चन आते हैं। अब आप कहेंगे कौन कौन से सर? एक तो हमारे पास पियर्सन की अवधारणा, पियर्सन्स कंसेप्ट। ठीक है, ये बार बार पूछ लिया जाता है। एक सिम्बायोसिस, सहजीवन, ये शॉर्ट नोट में पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा गया है सिम्बायोसिस। और एक हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ HSAB, हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड एंड बेस। ठीक है। तो देखो, एप्लीकेशन कौन कौन सी है, बड़ी शानदार इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डेफिनेटली पूछे जाते हैं, हर साल पूछे जाते हैं HSAB के अनुप्रयोग में से। ठीक है। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, देखो इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे सबों में एक ही तरह का कंसेप्ट लग रहा है। जैसे हमको पूछ लिया AGI और AGF, हमको 2 कंपाउंड दे दिए AGI और AGF, और हमसे पूछ लिया इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा सबसे ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है। HSAB के आधार पर बताइए, ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं बनाकर। ठीक है। कोई से भी 2 कंपाउंड दे देगा आपको, आपसे पूछ लेगा बताइए कौन सा ज़्यादा स्थायी है और कौन सा कम स्थायी है। ठीक है। या फिर आपसे पूछ लेगा कि ये स्थायी है तो क्यों है, और ये स्थायी नहीं है तो क्यों नहीं है। तो आपको सीधा सिंपल सा यहाँ पे जवाब देना है HSAB के आधार पर। आपको पता है, मैंने बताया था, कठोर आसानी से क्रिया कर लेते हैं, मृदु आसानी से क्रिया कर लेते हैं। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। ठीक है। तो यहाँ पे 3-4
टॉपिक ऐसे हैं, 3-4 टॉपिक इसमें ऐसे जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये HSAB के जो मोस्ट क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट यूनिट है, वो मैंने 7 या 8 क्लास के अंदर पूरी करा दी है। जिसको HSAB की पूरी यूनिट देखनी है उसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में पूरी की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दे दी है। फर्स्ट यूनिट की पूरी प्लेलिस्ट की लिंक दी है, वो वहाँ से पूरी की पूरी क्लास ले सकता है। ज़्यादा देर की नहीं है, मुश्किल से 6 या 7 क्लास होगी, और मुश्किल से वो कितनी देर की बैठेगी, मुश्किल से 1 घंटे की भी नहीं बैठेगी। 1 घंटे में आपका पूरा का पूरा HSAB हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और आता है, कई बार पूछ लिया जाता है, तो उसको बिल्कुल मत छोड़ना। क्या आपके पास इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि निम्न में से कठोर व मृदु अम्ल व क्षार को छांटिए। अब आपको कई एसिड दे दिए जाएंगे, कई बेस दे दिए जाएंगे। आपको इनमें से क्या छांटना है, कौन सा तो कठोर अम्ल है, कौन सा मृदु अम्ल है, कौन सा कठोर क्षार है, कौन सा मृदु क्षार है। आपको 10, 12 या 15 जितने भी हैं आपको तत्व दे दिए जाएंगे, आयंस दे दिए जाएंगे, आपको उनमें से बताना है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, इसमें टाइम भी वेस्ट नहीं हो रहा। ठीक है। अब कौन सा कठोर है, कौन सा मृदु है, इसको भी आपने को समझने में दिक्कत आती है, तो उसके लिए भी आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट की। ठीक है। तो ये बात हमारे पास किसकी हुई, फर्स्ट यूनिट की। मुझे इसके अलावा इसमें से किसी भी टॉपिक में मज़ा नहीं आता है। ठीक है, और जिसमें मज़ा नहीं आता मैं उसको बताता ही नहीं हूँ। ठीक है। अब इससे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिट 2 की बात करें, उससे पहले हम बात कर रहे हैं यूनिट 5 की। किसकी बात कर रहे हैं, यूनिट 5 की बात कर रहे हैं। देखो, यूनिट 5 में छोटे छोटे कई टॉपिक हैं, जिन पे आसानी से शॉर्ट नोट बन सकते हैं, इसमें भी 2 भाग है, शॉर्ट नोट बन सकते हैं। किस किस पे, एक तो धात्विक पोरफायरिन, मेटेलिक पोरफायरिन। ठीक है। एक हमारे पास क्या है, हीमोग्लोबिन एवं मायोग्लोबिन। वैसे तो वो पोरफायरिन के अंदर आ जाता है, लेकिन अलग से भी पूछ सकता है। एक है हमारे पास जैविक प्रक्रम में आवश्यक व कम मात्रिक तत्व, जैविक प्रक्रम में जो आवश्यक तत्व होते हैं वो। ठीक है। सोडियम पोटेशियम पंप, कैल्शियम आयनों की भूमिका, ये हमारे पास आसानी से शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। अगर आपसे संक्षिप्त टिप्पणी पूछी गई तो इनमें से आपको आराम से 3 या 4 मिल जाएंगे, और हो सकता है ये सारे के सारे भी एक साथ मिल जाएंगे। 2-2, 2.5 नंबर में आपको सारे के सारे मिल जाएंगे ये। ठीक है। लेकिन डेफिनेटली इनमें से 4 या 3 जो भी हैं वो तो मिलते ही हैं, हर बार मिलते हैं, हर साल मिलते हैं। ठीक है। और अगर इसमें से कोई बड़ा क्वेश्चन बना तो वो किसके ऊपर बनेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के ऊपर, नाइट्रोजन स्थिरीकरण के ऊपर, कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण को समझाइए, नाइट्रोजन फिक्सेशन को समझाइए। इसके ऊपर हमारे पास एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको इन टॉपिक को पढ़ना चाहिए, इसके अलावा और किसी पे ध्यान देना नहीं चाहिए। ठीक है। इसका दूसरे वाले भाग की तो हमको वैसे भी बात नहीं करनी, कुछ ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। अब हम बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। देखो, यूनिट 2 लोगों को अजीब सी लगती है कि पता नहीं क्या यूनिट में है, लेकिन मुझे सबसे शानदार, इस बुक की सबसे शानदार यूनिट जो लगती है वो है CFT वाली, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग। ठीक है। यूनिट नंबर 2 इसमें है क्या, इसमें 3-4 टॉपिक है। एक तो VBT की कमियां हैं, VBT की लिमिटेशन है, अगर शॉर्ट नोट में आएगा तो ये आ सकता है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, पूरी CFT है। CFT में से एक क्वेश्चन डेफिनेटली पूछ लिया जाता है। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे पूछ लिया जाएगा, पूछ लिया जाता है इसमें से या तो टेट्राहेड्रल के लिए, या ऑक्टाहेड्रल के लिए, या स्क्वायर प्लेनर के लिए। इन तीनों में से एक के लिए CFT पूछी जाती है, CFT पूछी जाती है। और सबसे ज़्यादा किसके लिए पूछी जाती है, चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय के लिए, ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल के लिए पूछी जाती है। ठीक है। 2 टॉपिक तो ये हो गए। और तीसरा टॉपिक इसमें क्या है, CFSE को प्रभावित करने वाले कारक, या CFT को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक है। थियोरेटिकल है, मैंने आपको बताया, लिगेंड का आकार है या जो भी है वो सारा क्या है, थियोरेटिकल है, वो सबको आपको पढ़ना है। ठीक है। ये यूनिट भी आपको आसानी से मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उसकी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है।
इसका जो अथवा वाला भाग है ना वो नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं कभी कराता नहीं हूँ। लेकिन फिर भी किसी को अगर उसमें से क्वेश्चन करना है तो देखो, मैंने ज़्यादा उसमें से कभी कराया नहीं है, तो उसमें से सिर्फ मैं 2 टॉपिक बता सकता हूँ अगर आपको पढ़ने हो तो। कौन सा? एक तो चुंबकीय व्यवहार के प्रकार, ठीक है, और एक चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण की विधि। चुंबकीय प्रवृत्ति के निर्धारण की विधि ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं, पहले वाले पार्ट में से तो आप जो पढ़ोगे वो आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब बात आती है यूनिट नंबर 3 की बात आती है। अब यूनिट 3 देखो यूनिट 2 से ही रिलेटेड है। यूनिट 3 में भी कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है, यूनिट 3 में कोई ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 5 टॉपिक है, सरल सरल से, ठीक है। कौन कौन से? एक तो है इलेक्ट्रॉनिक संक्रमणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है। एक हमारे पास है सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल में कौन से? लेपोर्टे चयन नियम और चक्रण चयन नियम। लेपोर्टे सिलेक्शन रूल और स्पिन सिलेक्शन रूल, ठीक है। एक है हमारे पास ओर्गेल आरेख D1 और D9 के लिए। एक है हमारे पास TiS2O6 के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, और एक है स्पेक्ट्रोस्कोपिक निम्नतम अवस्था। मेरे हिसाब से ये 4 टॉपिक इसमें हैं जिनमें से आराम से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे मोस्ट क्वेश्चन जो है वो एक तो चयन नियम है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट है और ओर्गेल आरेख है। अगर इनमें से कोई भी पिछले साल नहीं आया है ना तो वो अब की बार डेफिनेटली आएगा, ठीक है। वैसे तो यूनिट ज़्यादा बड़ी है नहीं, मैंने 7 लेक्चर में ये पूरी यूनिट करा दी, ठीक है। और इस यूनिट की जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, अगर किसी को देखना हो तो वहाँ जा कर के देख सकता है, ठीक है। पूरी की पूरी, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको। इसके बाद इसका अथवा वाला भाग। अथवा वाला भाग देखो सीधी सी बात है, कोई पढ़ता नहीं है जल्दी से, और मैंने भी जल्दी से मुश्किल से पढ़ाया नहीं है, बस कभी कभी पढ़ाया है। लेकिन उसमें से मैं एक टॉपिक आपको बता दूं, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये आए, है ना, क्योंकि मैं इस पर ज़्यादा चर्चा कभी नहीं करता। लेकिन इसमें जो एक टॉपिक है वो है वर्ग समतलीय एवं अष्टफलकीय संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? वर्ग समतलीय एवं अष्टफलकीय संकुलों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया, अगर आप कर सको तो, ठीक है। देखो अगर आप यहाँ तक आए हो तो आप सिर्फ 3 यूनिट की मत सोचो, आप सारी की सारी यूनिट की सोचो, ठीक है। मतलब मेरा मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी यूनिट पढ़नी है, ठीक है। आप ये देखो 3 यूनिट कौन कौन सी सरल है, ठीक है, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। अब हमारे पास एक यूनिट और बची है, यूनिट नंबर 4, ठीक है। अब यूनिट 4 में देखो हमारे पास अलग अलग परमाणुओं के यौगिक दिए हुए हैं, कार्ब धात्विक यौगिकों की बात की गई है, ठीक है। तो अब देखो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो जरूर ध्यान से देख लेना। अब आप कहोगे सर क्लासिफिकेशन में कौन सी बड़ी बात हो गई, क्लासिफिकेशन तो छोटा सा है, देखो चाहे मत देखो। तो देखो मेरे प्यारे दोस्तों, जो वर्गीकरण है, वर्गीकरण के अंदर कई ऐसे टॉपिक है जो अलग से पूछ लिए जाते हैं। आप कहोगे कौन से? जैसे हमारे पास आयनिक यौगिक, सह संयोजक यौगिक, और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट पाई विस्थानीकृत बंध युक्त यौगिक पूछ लिया जाता है, जिसके अंदर हमारे पास क्या है? ओलिफिन एसिटिलीन यौगिक और सैंडविच यौगिक, इनके बारे में हमसे पूछ लिया जाता है। तो वर्गीकरण तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना, क्योंकि इसमें से शॉर्ट नोट पूछा जाता है। ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ वर्गीकरण, ये शॉर्ट नोट के रूप में है। और एक इसमें क्या है, एक इसमें एक शॉर्ट नोट और है, धातु एथिलीनिक संकुल, धातु एथिलीनिक संकुल, ठीक है। और एक हमारे पास क्या है, धातु कार्बोनिल, धातु कार्बोनिल की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास पूछ लिया जाता है। हाँ, धातु कार्बोनिल आपके बड़े क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है, ठीक है, बड़े क्वेश्चनों में पूछ लिया जाता है। देखो ये यूनिट पूरी की पूरी है, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो एक क्वेश्चन आपको आराम से इन क्वेश्चनों में से मिल जाएगा। अगर आपको दूसरा क्वेश्चन इस यूनिट में से करना है तो आप लिथियम के, जिंक के, टाइटेनियम के कंपाउंड पढ़ सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको इन छोटे छोटे टॉपिकों को पढ़ लेना चाहिए और शॉर्ट नोट करना चाहिए, ठीक है। अब बात आती है, देखो एग्जाम करना कैसे है। सब सोच रहे हैं कि हम 2 यूनिट पढ़ लें, लेकिन देखो एक बात बताओ, आप चाहे 2 यूनिट पढ़ो या फिर आधी आधी 3 यूनिट पढ़ो, बात तो एक ही है, बात तो एक ही है। तो आप आधी आधी 3 यूनिट नहीं पढ़ सकते क्या? मेरे हिसाब से, अब आपके हिसाब से जो करना चाहो वो आपके ऊपर है, लेकिन मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, और आगे आपकी मर्जी, ठीक है। लेकिन आप कोशिश करना कि जो आधी आधी यूनिट मैंने बताई है वो आप पढ़ लो,
ठीक है, पहली यूनिट आप पूरी पढ़ सकते हो, जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं उनमें से आपको दोनों क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, और बाकी की 2 यूनिट और पढ़ लो। 2 क्वेश्चन हो गए, पहली यूनिट आपने पूरी पढ़ी तो आपके 2 क्वेश्चन पक्के हो गए। उसके बाद आपको एक क्वेश्चन और करना है, एक क्वेश्चन और करना है। वो आप कोई सी भी यूनिट में से कर सकते हो, दूसरी में से, तीसरी में से, चौथी में से, 5वीं में से, जो आपकी मर्जी आए, जो आपको सरल लगे। अगर बायो वाला है कोई तो वो बायो इनऑर्गेनिक वाली में से कर लो। एक ही यूनिट तो करनी है आपको, एक यूनिट तो पहली हो गई, एक यूनिट आप उसमें से कर लेना। ठीक है, तो आपको बस इतना करना है। और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। आप अच्छा पेपर करके आना, उम्मीद करता हूँ, और मैं चाहूँगा कि इसमें से कुछ मिले। हालांकि ये ना मेरी तरफ से है, ऐसे नहीं है कि कोई पेपर आया हुआ हो, मेरी तरफ से है। मोस्ट क्वेश्चंस है, लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि मैं मोस्ट क्वेश्चंस बनाऊँगा, तो ये क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप इन सब पे चर्चा करके, डिस्कस करके अच्छे से अच्छे पेपर करने की कोशिश करेंगे। और हाँ छोरो, तुमसे एक बात और कहनी है। क्या? अब की बार बिना ढक्कन वाला पेन मत लेके जाना, ढक्कन हो। हर बार तो क्या होता था, तुम एक पेन ले जाते थे, वो भी बिना ढक्कन वाला, और वो भी क्या है, चलता नहीं था। और वो भी तुम क्या करते थे, पड़ोसी से मांग लेते थे कि एक पेन दे दे। अब की बार कोई नहीं देगा। ठीक है, तो अब की बार अपना ढक्कन खुद ले जाना, वरना तुम खुद ढक्कन के लाओगे। और अगर किसी को पानी वानी पीना है तो आप पानी की बोतल अपने साथ लेके जाएगा, और एक सैनिटाइजर की बोतल अपने साथ लेके जानी पड़ेगी। ये हमारे पास एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है, जो यूनिवर्सिटी कह रही है। और मास्क लगाना ज़रूरी होगा जब तक पेपर होगा। ठीक है, और पेपर में जल्दी पहुंच जाना, यूनिट टाइम पे। आप में से कुछ लोग हैं, पिछले साल किसी का पेपर निकल गया था, बहुत लोगों का। तो टाइम पे पहुंचना है, कम से कम 1 घंटा पहले, आधे 1 घंटा पहले पहुंचना है। आधे घंटा, 1 घंटा नहीं तो आधे घंटा पहले पहुंचना है, ऐसा नहीं है 5 मिनट पहले पहुंचो। ठीक है, ध्यान रखना। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना, ताकि उनको भी लाभ मिल सके। ठीक है, तो धन्यवाद, नमस्कार।